सवाल पूछना अच्छी बात है, इसलिए नीट कंट्रोवर्सी हो या कोई और विवाद, हम अक्सर सवाल पूछा करते हैं, लेकिन उसके जवाब हम कितने खोजने की कोशिश करते हैं। आज कम से कम मंच के माध्यम से हम जवाब भी खोजने की कोशिश करेंगे, चाहे वो नीट विवाद हो या देश में एजुकेशन सिस्टम पर हो रही बड़ी बहस। आज के हमारे मेहमान हैं मंच पर युवा हल्ला बोल के चीफ अनुपम जी। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुपम जी, आपने छात्रों की मुहिम से आप लगातार जुड़े रहे हैं, कई सालों से आप सरकार से, जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि सवाल पूछा करते हैं सरकार से भी, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि अनुपम जी की शुरुआत कहाँ से हुई, बिहार से जो शुरुआत हुई उसकी कहानी आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं। देखिए, शुरुआत की बात की जाए तो मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, बहुत लोग जानते हैं। और बिहार में एक कोसी का इलाका है। कोसी एक समय में सौरो ऑफ बिहार के तौर पे जाना जाता था। तो कोसी का जो इलाका है, जिसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा के ज़िले हैं, उसमें सुखपुर नाम का एक सुंदर सा गांव है। मैं अभी भी अपने गांव में बेस्ड हूं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूं, आंदोलन के काम के कारण, संगठन के काम के कारण। लेकिन इस बात की खुशी और गर्व है कि बेस आज भी, इस वक्त भी, जिसको कहते हैं ना कि मैं अभी भी रूटेड हूँ अपने गांव में एक ढंग से, तो अपने गांव सुखपुर में ही रूटेड हूँ। वहाँ से शुरुआत हुई और पिताजी क्योंकि रेलवेज़ में थे, तो उनकी पोस्टिंग थी झारखंड में धनबाद डिवीज़न में। तो बाद का जो लेटर हाफ ऑफ स्कूलिंग था वो धनबाद डिवीज़न में, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में चंद्रपुरा एक जगह है। चंद्रपुरा में थर्मल पावर प्लांट है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। तो वहाँ पे चंद्रपुरा जंक्शन पे पिताजी मेरे स्टेशन सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। वहाँ पे मेरी फिर आगे की पढ़ाई हुई। फिर +2 मैंने रांची में किया और उसके बाद 2 साल के ब्रेक के बाद, ब्रेक इसलिए कि उस वक्त मुझे ये भ्रम हो गया था कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, लेकिन वो भ्रम टूट गया 1.5-2 साल में। और जब 1.5-2 साल में भ्रम टूटा तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई आगे कंटिन्यू किया। इलाहाबाद से मैंने फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस दौरान में बहुत कुछ देखने समझने को मिला, सीखने को मिला। जीवन को लेकर बहुत कुछ समझने को मिला कि आगे मुझे क्या करना है, अपना जीवन कैसे बिताना है। लेकिन फिर वहाँ से कैंपस सिलेक्शन हुआ मेरा, और एक जानी मानी एमएनसीज़ है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, देश दुनिया में बहुत प्रभाव है जिसका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वहाँ मैंने 4 साल मेरा कॉरपोरेट करियर भी रहा। और उसके बाद 4 साल के काम के बाद फिर मैंने जो एक समझ बनाई थी, स्पष्टता बनाई थी कि अपने जीवन को कैसे जीना है, उसके अंतर्गत मैंने वो नौकरी छोड़ दी। कठिन फैसला था। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस तरह के परिवेश से आता हूँ, उसमें तो बहुत कठिन फैसला था। लेकिन वो कठिन फैसला लिया, बगावत किया बहुत चीज़ों से, मेरी माँ का साथ मिला मुझे। और इसलिए फिर उसके बाद पिछले कई वर्षों से लगातार फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं अभी इस भ्रम में लोगों को नहीं रखना चाहता कि मैं पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशन होता है हर तरह के इश्यूज़ पे। तो इसीलिए मजबूती से राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हुए मैं कहते रहूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो मैं नहीं कहता। तो आप जान ही रहे हैं पिछले कुछ समय से, और ख़ास तौर पे पिछले 4-5 साल से फिर हमने मुद्दे के तौर पे कुछ मुद्दों को चिन्हित किया। मुझे लगता है वो इश्यूज़ जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जो देश समाज के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा हो, रोज़गार हो, पर्यावरण हो, पढ़ाई कमाई दवाई का नारा दिया हमारे साथियों ने, और उसी सेंट्रल थीम के इर्द गिर्द पूरा एक कैंपेन चला है पिछले 5 साल से, युवा हल्ला बोल के नाम से। आप लोगों को रोज़गार पे ज़्यादा काम करते हुए हम लोग इसलिए दिखते होंगे क्योंकि रोज़गार को लेकर, नौकरियों को लेकर देश में एजिटेशंस ज़्यादा होते हैं सड़क पे, तो ज़्यादा विजिबिलिटी उस पे हो जाती है। लेकिन हमारे साथियों का काम सिर्फ रोज़गार पे ना होके शिक्षा पे, रोज़गार पे, पर्यावरण पे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, मैं 3 E's की बात कई बार करता हूँ, इस पे रहा है बहुत कंस्ट्रक्टिव ढंग से, बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से, उस पे काम कर रहे हैं। एक बड़ा पूल ऑफ लीडरशिप तैयार हुआ है, ख़ास तौर पे यंग लोगों का इस पूरे प्रोसेस में। एक संगठन तैयार हो रहा है और उम्मीद तैयार हो रही है कि आने वाले समय में इस आंदोलन के ज़रिए हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी राजनीति को भी ऐसे लोग मिलेंगे जो सही दिशा दे पाएंगे, सही सोच के साथ दे पाएंगे, जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग होंगे, जो अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने आइडिया से नहीं करेंगे। अब हम आपको एड्रेस कैसे करें? क्रिकेटर टर्न्ड इंजीनियर। क्रिकेटर तो मैं कभी हो नहीं पाया ना, मैंने कहा ना वो भ्रम था। तो वो दौर था जिस वक्त कई बच्चों को ये भ्रम लेकिन होता तैयारी है। की है आपने?
तैयारी की उसकी आप? देखिए, तैयारी तो हमारे देश में क्रिकेट तो मुझे लगता है कोई ऐसा होता नहीं है जो बचपन में क्रिकेट खेलता नहीं है। और क्योंकि मैं फिर स्कूल, कॉलेज और हर लेवल पे बहुत एक्टिव रहा, उस वक़्त तक आईपीएल शुरू नहीं हुआ था। शुरू हो चुका होता तो शायद मैं गंभीरता से फिर सोचने लग जाता कि नहीं, मुझे क्रिकेटर ही बनना चाहिए। लेकिन 2 साल पढ़ाई ड्रॉप करने के बाद हम जिस बैकग्राउंड से आते थे उसमें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे कि लगातार 5-6 साल तक परस्यू करते रहा जाए इस ऑप्शन को। तो फिर उसको छोड़ के जो भीड़ के साथ चल पड़ा, क्योंकि मेरी मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस ये नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। लेकिन क्योंकि हमारा जो पूरा पीयर ग्रुप था, सब लोग तैयारी कर रहे थे, सब अब पीयर प्रेशर कहें या पीयर ग्रुप कहें, और उस तरह से बहुत कितने विकल्प हैं, कितने ऑप्शंस हैं, उसकी समझ भी नहीं थी। तो सब लोग तैयारी कर रहे थे इंजीनियरिंग की, मैं भी तैयारी करने लगा। हमारा भी कहीं हो गया, हमने भी, तो बाय चांस आई एम एन इंजीनियर, बाय चॉइस आई एम ऑफ कोर्स अ पॉलिटिकल वर्कर। इसमें क्रिकेटर तो का कोई लेना इंजीनियर देना। इंजीनियर टर्न पॉलिटिकल वर्कर टर्न पॉलिटिशियन, ऐसा सुनने को मिलेगा कभी? हाँ, कह सकते हैं। नहीं, आप बनेंगे, किसी पार्टी से जुड़ेंगे, या अपना ही जो युवा हल्ला बोल है, क्या एक प्योर राजनीतिक मंच बन जाएगा? देखिए, मैं उसी बात को करेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि युवा हल्ला बोल एक राजनीतिक मंच है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से राजनीतिक काम है। दिक्कत ये है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग होते हैं जो मुख्यमंत्री बन जाएं और सबके सामने आके कह दे कि मैं राजनीति नहीं कर रहा जी, जिस बात को तुरंत हमें क्वेश्चन करना चाहिए। मतलब किसी पार्टी के आप प्रेसिडेंट होके कह सकते हैं कि आप पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। तो पॉलिटिक्स को एक खांचे में डाल दिया गया कि पॉलिटिक्स जो कर रहा होता है वो बहुत कुछ खराब काम कर रहा होता है, और आप पॉलिटिकल हो के भी, आप पॉलिटिकल पार्टी रन करते हुए भी आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। तो युवा हल्ला बोल एक मायने में पॉलिटिकल है। नॉन पार्टीसन इस तरीके से है कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और एग्जिस्टिंग जितनी पार्टीज़ हैं इनके साथ कोई अफिलिएशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई एफिलिएशन, एसोसिएशन होगा। ये ज़रूर है कि अलग अलग मुद्दों पे कई बार अलग ग्रुप्स के साथ एक कन्वर्जेंस बन जाता है। कई मुद्दों पे हमारा पोजीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का पोजीशन सेम हो सकता है, कई आंदोलनों में कई पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन हो सकता है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन हल्ला बोल आंदोलन शुद्ध रूप से इंडिपेंडेंट है पार्टियों से। अच्छा, आपने कहा कि किसी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। मुझे याद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैं कवर कर रही थी, आखिरी दिन था मुंबई महाराष्ट्र में, और वहाँ आप मौजूद थे राहुल गांधी के मोर्चे के साथ। वो कैसा एफिलिएशन था? वैसा एफिलिएशन मेरा कई पार्टियों के लीडरशिप के साथ रहा है, और क्योंकि हमारा एजेंडा रहा है, एक स्पष्ट एजेंडा, वो ये है कि देश की राजनीति में रोजगार जो है वो केंद्रीय विमर्श बने। अब देश की राजनीति में रोजगार केंद्रीय विमर्श बने, चुनाव के समय सवाल जवाब, बहस शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर हो, पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दों पर हो, ये तो हमारा एजेंडा है, कोर एजेंडा है। अब ये कैसे होगा, इसको इन्फ्लुएंस करने के तरीके क्या हैं? पार्टियों को इन्फ्लुएंस करना, तो वो ठीक बात है कि वो उस एक दिन मैं वहाँ पे था, और उसी तरह से कई पार्टियों के कई लीडर्स के साथ पिछले कुछ सालों से मेरा एंगेजमेंट रहा है, बहुत इशू बेस्ड, एजेंडा बेस्ड एंगेजमेंट। किन के साथ रहा है वो एंगेजमेंट? ज़्यादातर पार्टियों के साथ, उसमें पार्टियों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। क्या कोई बड़े नेता उनमें थे जिनसे बातचीत हुई कभी? पार्टियों के ज़्यादातर टॉप लीडर्स के साथ ही, जो लोग इस बात को गंभीरता से समझ रहे थे कि रोजगार इस वक्त एक प्रमुख मुद्दा है, और उस पर उनकी पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए और आगे कैंपेन करना चाहिए और किसी ढंग से उनको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। तो जिनको भी ये लगा कि वो करने में हम उनकी कोई सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अग्निपथ का ही मुद्दा है। आपको ध्यान में होगा, जब आपने तो खूब उस पर कार्यक्रम भी किए थे, आपको ध्यान में होगा कि जब अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन हमारे साथियों ने देश भर में किया, उस वक्त राजनीतिक पार्टियां उस कदर एक्टिव नहीं थी, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे तो तिहाड़ जेल में डाल दिया गया हमारे कई साथियों के साथ, लेकिन तब भी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से उस तरह का पोजीशन, उस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि हर पार्टी ने अग्निपथ के मुद्दे को कितना गंभीरता से लिया और कितनी मजबूती से उस पर स्टैंड बनाया। तो मुझसे तो जिन जिन पार्टियों के जिन जिन नेताओं की भी बात हुई, उन सबको मैंने ये बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि भैया ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए नहीं, सिर्फ देश के युवाओं के लिए नहीं, आपको अगर चुनावी दृष्टिकोण से भी सोचना हो तो कम से कम हिंदी पट्टी के जितने राज्य हैं,
उन राज्यों में ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। तो जिन पार्टियों के, जिन नेताओं की ये समझ बनी, उन लोगों ने फिर उसको गंभीरता से उठाया भी, उसको स्क्रैप करने की बात करने लगी। तो ये तो देखिए एक एजेंडा बेस्ड इंगेजमेंट है जो पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के साथ रहा है, वो रखना ज़रूरी है। वो इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है कि जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं उस विषय पर एक व्यापक बहस हो, चर्चा हो, उसमें वो सब स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि हमने अपने इंडिपेंडेंस को कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसका अर्थ कतई नहीं है कि हमारा किसी तरह का एफिलिएशन या एसोसिएशन बना है। ये तो हमसे रूलिंग पार्टी के लोग भी अगर बात करना चाहे तो करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उस पार्टी के साथ हो गए। हम कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव काम करने में जिन जिन स्टेक होल्डर्स को भी लगता है कि हम कुछ सहयोग कर सकते हैं, उनके साथ हमारा एंगेजमेंट है। तो इससे कहीं से भी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, इससे कहीं से भी एफिलिएशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मुझे राहुल गांधी से कभी बात हुई है? कई बार हुई है। आप राहुल गांधी से स्पेसिफिकली कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ। नहीं, क्योंकि भारत जोड़ो के मंच पर आप मुझे नजर आए थे, इसलिए मैं राहुल गांधी से जुड़ा सवाल। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिकली राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। कई पार्टियां जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके साथ भी बात हुई। आप नाम बता सकते हैं? अब देखिए, कई पार्टियां तो ऐसी है जो कल को विपक्ष में थी, आज मंत्री जी भी हो गए हैं। जैन जी के साथ काफ़ी इंगेजमेंट रहा, आरजेडी के लीडर्स के साथ, समाजवादी पार्टी के लीडर्स के साथ। तो ये इम्पॉर्टेंट, देखिए इम्पॉर्टेंट इसमें कोई पार्टी का नाम या इम्पॉर्टेंट पार्टी का लीडर नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक गंभीर मुद्दा है जो हमारे देश के बड़े वर्ग के जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित कर रहा है, वो है बेरोजगारी का। ज़्यादातर आंकड़ों ने दिखाया है, CSDS से लेके जितने आंकड़े सब बता रहे हैं कि देश में नंबर 1 मुद्दा इस वक्त बेरोजगारी का है। मेरी ये चिंता रही है कि जितना गंभीर मुद्दा है उतना इस पे विमर्श नहीं है, उतना इस पे चर्चा नहीं है, उतना इस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है सरकार की। वो अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी? वो अकाउंटेबिलिटी तो तब बनेगी ना जब चुनाव के समय इस पर चर्चा हो रही। चुनाव तो देखिए चुनावी पार्टियां लड़ती हैं, हम तो युवा हल्ला बोलते चुनाव नहीं लड़ता है, तो अल्टीमेटली होना तो उनके माध्यम से है। तो जितने ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जहां भी हमें संभावना दिखती है या जो भी इसके लिए चाहते थे कि हम उनका सहयोग कर सकते हैं, एक राय बनाने में, एक लाइन बनाने में, पोजीशन लेने में, वहां हमने सहयोग किया कंस्ट्रक्टिव ढंग से। तो वो ज़्यादातर पार्टियों के साथ वो एंगेजमेंट रहा है हमारा। आपने कहा कि युवा हल्ला बोल चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन क्या इस बार ऐसा था? 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई संभावना बन रही थी कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कोई चर्चा, या फिर उसे आप डिनाई करेंगे? नहीं, देखिए अब ये देखिए चर्चा तो होती रहती है। आप लड़ना चाहते थे कि नहीं? लड़ना चाहता था। आप जब पब्लिक लाइफ में होते हैं और जब आप जैसा मैंने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं वो पॉलिटिकल नेचर का है, तो कई सारे लोग कई तरह के सुझाव देते रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती रहती है, कई बार आपके आंदोलन के संगठन के लोगों की राय अलग अलग होती है। तो देखा जाए तो हम तो कोई होमोजिनस संगठन नहीं है ना कि जो मेरी सोच हो वो सभी लोगों की वैसी सोच होगी, और वैसा हम बनाना भी नहीं चाहते हैं। तो उस तरह की अलग अलग राय, अलग अलग ओपिनियन सबके होते हैं। तो उसमें एक ओपिनियन ये भी चुनाव के समय बना कि नहीं, चुनाव लड़ा जाना चाहिए। कहाँ से? सुपौल से ही, कहीं और से? वो कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हमारी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी वो ये थी, जो अभी मैं पिछले 5 मिनट से बात कर रहा था, वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे फोकस करने से शायद उस लार्जर ऑब्जेक्टिव के साथ न्याय नहीं हो पाता। तो इस कारण से अभी हमने चुनाव लड़ने का नहीं सोचा। अच्छा, आपने भी अकाउंटेबिलिटी की बात की, आपने सरकारी अकाउंटेबिलिटी की बात की। देश में इस वक्त नीट को लेकर बहुत चर्चा है, यूजीसी नेट को लेकर बहुत चर्चा है, नीट पीजी का एग्जाम स्थगित हो जाती है उसको लेकर बहुत चर्चा है। आप क्या मानते हैं? हम प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन है पेपर लीक जैसे मुद्दों का? सरकार तो पहले दिन से कह रही थी कि भाई पेपर लीक तो हुआ नहीं है, बाद में जाके एनटीए के ऊपर ही आपको एक कमेटी गठित करनी पड़ती है और एनटीए के डीजी को आपको बर्खास्त करना पड़ जाता है, और कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ता है कि गलती तो हुई है, गलती नहीं शायद ब्लंडर हुआ है, वो भी अलग अलग स्तर पर। सॉल्यूशन क्या है अब इसका? देखिए, सॉल्यूशन का स्टेप 1 है ये एक्नॉलेजमेंट की प्रॉब्लम है। जैसा आपने कहा ना कि अब जाके भले सरकार ने कमिट किया कि सिर्फ गलती ही नहीं, ब्लंडर हुआ है। अभी से कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया था कि पेपर लीक भी हुआ है, ये जानते हुए कि बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है वो 5 मई से केस इन्वेस्टिगेट कर रही है और अपने FIR में सीधे तौर पे ये जिक्र कर रही है कि पेपर लीक हुआ, और पूरा इन्वेस्टिगेशन पेपर लीक के इर्द गिर्द ही चल रहा है।
उसके बावजूद शिक्षा मंत्री ने पहली लाइन में ही खारिज कर दिया। तो देखिए, स्टेप 1 तो ये होता है कि इस समस्या है, इसकी स्वीकारोक्ति हो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑफ द क्राइसिस। आप मानेंगे ही नहीं कि समस्या है तो समाधान निकालने की कोशिश क्या करेंगे। तो एक बड़ी समस्या इस वक्त हमारे देश में ये है कि नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, पेपर लीक की बात हो, सत्ता में बैठे लोग जल्दी ये मानते नहीं है कि समस्या है। वो मनवाना जो है वो इस देश के नागरिकों का काम है, इस देश के आंदोलनों का काम है और विपक्ष की पार्टियों का काम है। जब सरकार मान ले और बैठे तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे नहीं है? आप समझिए, इतने बड़े स्केल पे हमारे देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो सकते हैं, सक्सेसफुली हो सकते हैं। तो एक एग्जाम कंडक्ट हम नहीं करा सकते, वही सिस्टम है ना, कोई अलग अलग सिस्टम तो नहीं है। वही तंत्र है जो लोकसभा चुनाव कंडक्ट करा लेता है, स्मूथली करा लेता है। ठीक है, सवाल होते हैं, उस पर भी पॉलिटिकल मामला है तो कई चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन मोर और लेस एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज होता है हमारे देश का लोकसभा चुनाव। इतना बड़ा एक्सरसाइज अगर सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा सकता है तो एक नीट की परीक्षा क्यों सक्सेसफुली नहीं करी जा सकती है उन्हीं अधिकारियों के द्वारा? इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे देश में परीक्षा, नौकरी, रोजगार, शिक्षा जो है वो राजनीतिक प्राथमिकता नहीं है। राजनीतिक प्राथमिकता हम आप जैसे लोगों की है, नागरिकों की है, उन छात्रों विद्यार्थियों की है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप में जो लोग हैं, जो सरकार में है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। जब तक प्रायोरिटी नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल विल नहीं आएगा। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तब तक आप एनटीए जैसी संस्थान बना के भी, एनटीए कोई खराब संस्थान नहीं है, आप एनटीए के बारे में स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग एजेंसी के पास होने चाहिए वो सब है एनटीए के पास। बहुत सोच समझ के, बहुत लंबे डेलिब्रेशन के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी। आपको ध्यान में होगा 2017 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, युवा हल्ला बोल का पहला बड़ा आंदोलन था एसएससी में गड़बड़ियों के खिलाफ। उसमें हमारी डिमांड थी कि एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग एजेंसी हो। वो डिमांड इस उद्देश्य से था कि बहुत सारी परीक्षाएं हमारे देश में आउटसोर्स कर दी जाती है किसी न किसी प्राइवेट एजेंसी को, आईटी कंपनी को, और फिर जब गड़बड़ी पकड़ में आए तो एट बेस्ट क्या होता है कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और उस कंपनी के किसी कर्मचारी को जेल में डाल के सरकार अपनी जवाबदेही से बच जाती है। मतलब सरकार और राजनीतिक पार्टी, रूलिंग पार्टी पे कुछ छीटा नहीं पड़ता। तो हमने कहा कि इस देश में अगर ऐसे आईटी फर्म्स हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकते हैं तो हमारे देश के पास अपना इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए जो टेस्ट्स को कंडक्ट कर सके। और उसके बाद फिर उसको आंदोलन में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह उस प्ली को हम ले गए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी, कई सालों तक टेस्टिंग एजेंसी ने अच्छा काम किया, लेकिन एकाएक क्या हो गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक भी परीक्षा नहीं करवा पा रही है ढंग से, एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर। या तो कोई लीक, या तो कोई स्थगित, या तो कोई पोस्टपोन। अभी एक परीक्षा जो है आप 10-12 घंटे पहले पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब बिल्कुल अंधेर गर्दी है, इतना बुरा हाल। ये कैसे हो गया? ये सिर्फ मेरा नहीं मानना है कि सिर्फ किसी खराब अधिकारी के कारण, सिर्फ किसी 4-5 खराब कर्मचारी के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा होता है पॉलिटिकल लीडरशिप में इच्छा शक्ति की कमी के कारण। आपको लगता है कि मोदी सरकार की इच्छा शक्ति में कुछ कमी है? ये तो मेरा मानना ही है कि इच्छा शक्ति में कमी है, लेकिन आपके दर्शकों को ये ना लगे कि मैं बिल्कुल जज की तरह कुछ अपनी तरफ से बिना तर्क के बोल रहा हूँ, तो इसलिए उनके लिए मैं एक बात कह देता हूँ। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं हम लोग, ठीक है, कल्पना करते हैं एक सिचुएशन। मान लीजिए पिछले 10 साल में हमारे देश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ होता। एक बार को हम लोग अगले 2 मिनट के लिए एक नई दुनिया में जाते हैं, ठीक है ना, अच्छे दिन मान लेते हैं आगे। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। कहा जा रहा है 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। मेरा मानना है कि 100 से कम नहीं हुए हैं पेपर लीक और इरेगुलरिटीज़ हमारे देश में। फिर भी मान लेते हैं एक भी नहीं हुआ। एकदम सब परीक्षा टाइम बाउंड ढंग से, फेयर ढंग से हुए हैं। एकदम परीक्षा तंत्र के मामले में राम राज्य आ गया हमारे देश में, मान लेते हैं ये। तो क्या कहा जाता है इस देश में? ये कहा जाता कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। कहा जाता ना, आप भी कहते, मैं भी कहता इस बात को। कुछ अच्छा हो जाता तो हम सब कहते मिलके कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। मतलब एक भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, सब परिणाम समय पे, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इतना तंत्र के प्रति विश्वास जग गया है नौजवानों, युवाओं में। हम सब कहते मोदी जी ने अच्छा कर दिया। अब जब हम लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं कि ये पूरा परीक्षा तंत्र का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी इस बात से असहमत होगा इस समय कि हमारे देश में एग्जामिनेशन सिस्टम का तो बंटाधार हो गया।
तो फिर हम ये क्यों नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया? अच्छा हो तो मतलब हर हर मोदी, और खराब हो तो बाकी सब दोषी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो लॉजिकल बात है ना। अब अगर जिम्मेदारी उन पे है, और हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, बहुत फर्स्ट है ना मोदी जी के नाम, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा के कई इवेंट्स उन्होंने किए हैं पिछले कुछ सालों में। आज इस वक्त पूरा देश परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, आप हम भी कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है परीक्षा पे चर्चा। जब देश परीक्षा पे चर्चा कर रहा है तो प्रधानमंत्री गायब है। इस वक्त वो परीक्षा का प नहीं बोलेंगे, उनके मुंह से नीट का न नहीं निकल रहा है। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो 3 महीने 4 महीने बाद आप देखिएगा फिर से परीक्षा पे चर्चा करेंगे मोदी जी। जब ये सब बातें नहीं हो रही, जब देश परीक्षा पे चर्चा नहीं कर रहा होगा, तब वो परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा करके बताएंगे कि परीक्षा में जाने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेने चाहिए, कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर देने चाहिए, आसान प्रश्नों के बाद में उत्तर देने चाहिए, रात को अच्छे से सोना चाहिए। भाई, इस काम के लिए तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया था ना हमने। आज जब हम क्राइसिस में हैं, आज जब देश आपको सुनना चाहता है, तो आज आके आप बताइए ना कि आज आपकी क्या सोच है। आज सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है, आज एनटीए के प्रति अविश्वास है, सरकार के प्रति पूरी तरह से गायब है, एकदम गायब है, कहीं सन्नाटा हो गया है। ये खासियत है इनकी, जब क्राइसिस होता है गायब हो जाते हैं, जब क्राइसिस खत्म होने को होता है, रिजॉल्व होने को होता है या दूर हो जाता है, तब वो प्रकट होते हैं। ये पैटर्न है काम करने का उनका। तो ये तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए ना। तो आपका जो सवाल था कि जिम्मेदारी किसकी है, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, एग्जाम वॉरियर्स नाम का की किताब लिखते हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी है ही ना कि जब परीक्षा में गड़बड़ी हो तो। बिल्कुल अनुपम जी, मेरा मेरा नाम गौरव है और मैं उत्तर प्रदेश हालांकि कवर करता हूं। तो मैं अभी सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस बार यूपी में जो चुनाव के नतीजे रहे उसको लेकर जो है कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक भाजपा की कम सीटों का कारण जो है वो युवाओं का गुस्सा भी है, कई सारे पेपर लीक्स। और उसमें सबसे ताज़ा उदाहरण रहा कि चुनाव से ठीक पहले फरवरी में पहले यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया, उसके बाद जो है आरओ का। तो आपके नज़रिए से क्या लगता है? नहीं, मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर पे, और ये जो एक हमने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों में हिंदी पट्टी के राज्यों में जो प्रभाव देखा है, राजस्थान में भी देखा, हरियाणा में भी देखा, बिहार में भी कुछ हद तक देखा। बिहार में जो अल्टीमेट रिजल्ट आया वो रियल पब्लिक मूड को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो विपक्ष की पार्टियों की अपनी कमी है, उस कारण से नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदी पट्टी के ज़्यादातर राज्यों में इस बार जो युवा है, खास तौर पे जो जॉब एस्पायरिंग यूथ है, उसका भाजपा के प्रति मोह भंग हुआ है। और अग्निपथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मैं फिर से ये कह रहा हूँ। अग्निपथ खास तौर पे रूरल बेल्ट में, ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निपथ ने इमोशनली टच किया। सिर्फ मुद्दा इतना भर नहीं था कि अग्निपथ ले आया गया जो गलत है, उसने भावनात्मक रूप से प्रभावित किया है नौजवानों को और उनके परिवारों को भी, किसान परिवारों को खास तौर पे। उन किसान परिवारों के बच्चे जो सीमा पर जाके देश के लिए जान देते हैं, जो सेना की तैयारी करते हैं। और ये जो पूरा सरकारी नौकरी का जो सेक्टर है, जिसमें एक बहुत बड़ा फेलियर रही है ये सरकार, उसको लेकर जो गुस्सा है, पेपर लीक को लेकर जो गुस्सा है, आपने ठीक बताया, आरओ का पेपर लीक हुआ, उसके तुरंत बाद यूपी पुलिस का हो गया, और वो बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन के बीच में वो सब हो रहा था। उत्तर प्रदेश में तो मेरा मानना है कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं एक राज्य में पिछले कुछ वर्षों में। तो ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। इस बार जो यंग वोटर्स हैं उनका मोदी जी के प्रति मोह भंग हुआ है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपने बताया कि आपकी बातचीत जो है वो बड़े नेताओं से भी होती है इस मुद्दे को लेकर, तो उसमें आपने बताया कि जयंत चौधरी भी हैं उनमें से। तो पहले जिस प्रकार से पुलिस भर्ती का मामला हो या किसी भी भर्ती का मामला हो, जयंत चौधरी बाकायदा युवाओं के साथ बैठते थे, उनके जो है एप्लीकेशंस देखते थे, आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब जो है जिनके खिलाफ वो एप्लीकेशन सुनते थे और जिनके खिलाफ वो ट्वीट्स करते थे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से ट्वीट्स, वो जो है अब उन्हीं के साथ जो है बैठे हुए हैं। और अब क्या लगता है कि क्या रोज़गार जैसी समस्या अब खत्म हो गई हैं? नहीं, अब रोज़गार जैसी समस्या का होना और ख़त्म होना सिर्फ किसी एक लीडर के इधर हो जाने या उधर हो जाने से तो नहीं होता है।
अब ये उनकी चॉइस है, उनका पॉलिटिकल डिसीजन है कि वो किस नहीं, तरफ लेकिन आप जैसे कि आप बातचीत करते थे, आप बैठते भी होंगे उनके साथ, तो क्या अब लग रहा है देखिए, आपके हमारी जितनी जब तक बात होती रही तब तक उन्होंने अग्निपथ पे बहुत मजबूत स्टैंड लिया, आपको याद होगा। तो क्या कहते थे? मैं मेरठ में एक बड़े युवा संवाद का एक आयोजन हुआ, उसमें मैं खुद उपस्थित रहा, जहाँ पे उन्होंने अग्निपथ को वापस लेने की बात हमेशा कही, जहाँ पे वो इस बात से कन्विंस थे कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वो इस बात से कन्विंस थे कि देश के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, जो रेगुलर सैलरीड जॉब्स हैं उसमें टाइम बाउंड फेयर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। इन बातों से वो कन्विंस थे, मुझे उम्मीद है आज भी वो कन्विंस हो गए इन बातों से। इन बातों से कन्विंस नहीं होने का कोई कारण नहीं होता है। चलिए, आज उनके पास अवसर है सरकार में बैठ के उन कामों को करने का, तो अगले कुछ दिन देखते हैं कि वो अब जब सरकार में हैं तो उन्होंने जो बातें कही थी उस पर वो कुछ करें। किस्मत से उनको एक ऐसा विभाग भी मिला है जिसमें कि वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट का चार्ज मिला है उनको। स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, तो देखते हैं आने वाले समय में पता चलेगा कि वो इस पर और क्या क्या करते हैं। अच्छा, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल ये है कि जिस प्रकार से जब आपके आसपास वो होंगे या जब ये बातें वो करते होंगे अग्निवीर के ऊपर, चाहे रोजगार के ऊपर, उस समय जो युवा जो उनके साथ जुड़ा होगा, जो युवा उनसे एक उम्मीद लगाए बैठा होगा, क्या लगता है कि आज उन युवाओं के मतलब मानसिक रूप से उन पर भी कुछ असर पड़ेगा इस बात का कि वो एकदम से सरकार के उस पक्ष में चले गए? मुझे लगता है ये नहीं होता है हमारे देश में। देखिए, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियों का और नेताओं का साइड चेंज करना जो है वो कोई बहुत रेयर इवेंट तो है नहीं कि जो हो जाए तो मतलब शौक लग जाए सबको। मैं तो बिहार से आता हूँ, अब आप मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है अगर हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। नीतीश जी कल किधर होंगे ये नीतीश जी को आज नहीं पता होगा, और उन तो इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। तो इसीलिए देखिए, आम जो वोटर्स हैं, जो युवा हैं, उन वो बहुत इससे ज़्यादा एकदम सदमे में नहीं आ जाते हैं कि नेताजी इधर से उधर हो गए। पॉलिटिकल कंपल्शंस अपने सबके होते हैं जिस कारण से वो इधर से उधर जाते होंगे, लेकिन मुद्दा तो बना रहता है। और किसी भी मुद्दे की जो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनके जो पीड़ित लोग हैं, उनकी पीड़ा भी बनी रहती है। वो किसी के साइड चेंज करने से पीड़ा नहीं बदल जाती, वो तो ठोस काम करने से, नीतिगत बदलाव करने से पीड़ा पे प्रभाव पड़ता है। वो नीतिगत बदलाव हो, वो चाहे नीतीश जी सरकार में हो, चाहे जयंत जी सरकार में हो, इस पर कुछ ठोस काम करें, बस ये उम्मीद किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात करें, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती थी, लगभग 48 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए थे और 60,000 पदों के लिए थी। इस भर्ती में जैसे ये पेपर लीक हुआ, उसके बाद जांच बैठी, यूपी एसटीएफ ने जो इसे पाया कि गुजरात के अहमदाबाद की एक कंपनी थी जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट जो है वो किया था। उसके बारे में और पता किया गया तो पता चला कि अब जो मालिक साहब हैं वो भी वहाँ से जो है चले गए। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में हैं। तो अब मतलब इतने बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से एग्ज़ाम देने के लिए, इतना बड़ा एग्ज़ाम, और उसके लिए जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसके बारे में जब पता लगाया गया तो उसके दफ्तर के बाहर एक बोर्ड भी नहीं था। तो मतलब ये आपको कितना जो है चिंताजनक और कितना जो है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, चिंताजनक तो है ही, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और गुजरात का प्रभाव देश पर कैसा है उस पर तो मुझे व्याख्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा देश जानता है। गुजरात का प्रभाव हमेशा से रहा है, किसी ज़माने में गांधी जी और सरदार पटेल के कारण रहा है, आज भी दो ऐसे लोग हैं जिनके कारण प्रभाव है। किसी समय में गुजरात का नमक पूरा देश खाता था, आज गुजरात के पोर्ट से जो ड्रग्स आता है उस ड्रग्स का सेवन पूरा देश कर रहा है। देश के नौजवान युवा गांव-गांव तक उस ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, जो उसी समुद्री तट से आ रहा है जिस समुद्री तट पे कभी गांधी जी नमक बना रहे थे। तो गुजरात का कैसा योगदान रहा है और आज किस तरह का योगदान बना दिया गया है, उसका कॉन्ट्रास्ट आप देखेंगे तो वो खुद में बहुत चिंताजनक है। यूपी पुलिस की परीक्षा है और उसको कंडक्ट करने की जिम्मेदारी गुजरात की एक कंपनी को मिलती है। ठीक है, ये खुद में बहुत हैरत अंगेज़ बात नहीं है, किसी भी राज्य की कंपनी को मिल सकती थी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगर आप इस पर ढंग से रिसर्च करेंगे कि इस देश में अलग अलग राज्यों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का जो ठेका है वो किन कंपनियों को मिल रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो नहीं रही है। यहाँ पे सारी भागीदारी जो है गुजरात की ही है, और गुजरात की है जो मैंने शुरू में बात कही। जब वो पकड़ में आ जाए तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया। ऐसा ही एक बार हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया
और उसी कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ठेका दिया। तो ये भी एक आम बात है हमारे देश में कि किसी कंपनी को एक राज्य में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और उसी कंपनी को किसी दूसरे राज्य में फिर से परीक्षा कंडक्ट करने का ठेका मिल जाता है। अगर उसी कंपनी को ठेका ना मिले तो उसी मालिक, उसी इन्वेस्टर की किसी दूसरे नाम की कंपनी को फिर से परीक्षा में ठेका मिलने लग जाता है। इसीलिए एनटीए की आवश्यकता थी, इसीलिए ऐसी एजेंसीज की ज़रूरत थी जो परीक्षा कंडक्ट करे तो अकाउंटेबिलिटी सीधे तौर पे सरकार पे आए। तो इस वाले मामले में, यूपी वाले मामले में तो गुजरात की कंपनी को ठेका मिला। पेपर लीक भी गुजरात के एक गोदाम से हुआ। यूपी पुलिस की परीक्षा है, पेपर लीक हो रहा है गुजरात के ही अहमदाबाद के एक गोदाम से। और जब जांच शुरू हो गई तो देश के कई अन्य वीर गुजरातियों की तरह वो भी विदेश फरार हो चुके हैं। अब पता नहीं वो कब आएंगे, और उनको लाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की तो है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार किसी को अमेरिका से तो भारत नहीं ना ला सकती। किसको लाना है हम सबको पता है, केंद्र सरकार को लाना है। तो अब मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के पेपर लीक का जो मामला है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार का मामला अब नहीं रहा, अब वो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश का मामला है। मोदी जी और योगी जी दोनों का मामला है, सवाल दोनों से होने चाहिए। देखते हैं कितने दिन में वो वापस देश आते हैं। कई और लोगों का इंतज़ार जो है, उनकी प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से हो ही रही है विदेश से वापस लौटने का। इनका भी उस लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, आर्या साहब का। अच्छा, एक आखिरी सवाल। मतलब उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी सारे जो है प्रोटेस्ट वगैरह या कोई मान लीजिए कि भर्ती का पेपर का जो है केस भी जो है वो लड़ रहे होते हैं। उनकी एक शिकायत रहती है कि युवा हल्ला बोल की टीम जो है वो यूपी में थोड़ा सा बहुत मतलब एक्टिव नहीं है, ज़्यादा बिहार में ज़्यादा एक्टिव है। इस पर क्या कहेंगे आप? फॉर अ चेंज मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम पे ये आरोप लगता है कि आप तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आम तौर पे ये आरोप लगता है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो फिर जो जितने प्रो बीजेपी माइंडेड लोग थे वो कहते थे कि आपको राजस्थान में आप एक्टिव नहीं दिखते हैं ज़्यादा। जो प्रो कांग्रेस लोग थे उनको लगता था कि नहीं, आप वहाँ नहीं दिखते हैं। तो ठीक है, अब इस तरह का आरोप लग रहा है, इसका मतलब थोड़ा न्यूट्रलिटी बन रही है। बहुत अरसे के बाद देश में ऐसा चुनाव हुआ जिसमें नौकरी रोजगार जो है वो फोकस में था। तो इस चुनाव का मैंडेट क्या निकला आपके हिसाब से? क्या ये नौकरी रोजगार का मुद्दा उसकी जीत थी या उसकी हार थी, या उसने कोई असर नहीं छोड़ा? देखिए, मुझे लगता है असर तो छोड़ा है। नौकरी रोजगार का जो मुद्दा है उसका इस चुनाव के परिणाम पे प्रभाव रहा है, प्रभाव दिख रहा है। और विशेष तौर पे नौकरी इन जनरल और अग्निपथ इन पर्टिकुलर का बहुत प्रभाव रहा है मेरे हिसाब से। ये क्योंकि सरकार बदली नहीं, तो ये कहना कि नहीं युवाओं ने रिजेक्ट कर दिया या बिल्कुल अपना लिया, मतलब एकदम ब्लैक एंड वाइट में तो बात नहीं किया जा सकता। कई लेयर्स हैं, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं। कम से कम नौकरी रोजगार की जहाँ तक बात हो तो मुझे लगता है कि एक व्यापक स्तर पे एक सहमति इस वक्त देश में बन चुकी है कि केंद्र की मोदी जी की जो सरकार है वो रोजगार और नौकरी के विषय पे फेल हो चुकी है। ये उनके समर्थक जो अंततः जाके उनको वोट दे देते होंगे वो भी अब इस बात को मान लेते हैं ये वाले पे तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने, मैं वोट किसी और कारण से उनको दे रहा हूँ। तो इसीलिए कई बार ना वोट देना और उसका क्लियर कॉरेस्पॉन्डिंग एक असेसमेंट कर लेना वो कई बार सही नहीं होता है। कई बार ऐसे लोग जो मान रहे होते हैं कि नौकरी रोजगार पे फेल है सरकार, वो भी जाके उनको वोट दे रहे होते हैं। तो लेकिन विमर्श की जितनी बात है, चर्चा की बात है, जो गांव में जो चर्चा थी या शहरों में भी थी, उसमें ये जो आयु वर्ग है कम से कम जो अंडर 35 अंडर 40 जो है उसमें एक अनरेस्ट है, उसमें एक असंतोष है। और वो असंतोष एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर है, नौकरी रोजगार को लेकर है। और उस पर एक सहमति बन चुकी है कि मोदी जी की सरकार जो बहुत सुनहरे वादे करके केंद्र की सत्ता में आई थी वो इस पर कम से कम फेल हो गई है। जैसे मैं बिहार का संदर्भ दूं तो बिहार में तेजस्वी यादव ने ये बहुत कैंपेन चलाया है कि जो नीतीश और तेजस्वी जब साथ में थे और जितनी नौकरियां बिहार में पार्टी की उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट वो तेजस्वी यादव का था। लेकिन वहाँ का जो मैंडेट आया उसमें नीतीश सबसे बड़े विनर बन के उभरे, और नीतीश अब बीजेपी के साथ हैं और सरकार मतलब बिहार में भी और केंद्र में भी। तो बिहार का जो मैंडेट था और नौकरी रोज़गार का, उस पर आप उसका एनालिसिस कैसे करते हैं आप? नहीं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले किसी और सवाल के जवाब में कहा था कि बिहार में जो परिणाम आए हैं, जो आंकड़े हैं,
मेरे हिसाब से वो पब्लिक मूड का रियल रिफ्लेक्शन नहीं है, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि देखिए रिजल्ट क्या आता है और रियल पब्लिक मूड क्या है, उसके बीच में कई सारे लेयर्स हैं। आपका इलेक्शन मैनेजमेंट कैसा है, आपका कैंडिडेट सिलेक्शन कैसा है, आपने अलायंस फॉर्म किया तो उसके बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा है। बिहार में कई चीज़ें थी जो मुझे लगता है विपक्ष ठीक से नहीं कर पाई। अगर ठीक से कर पाई होती तो कम से कम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो मूड है, इन टर्म्स ऑफ मूड मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है ये, घूम फिर के लोगों से बात करके लगातार कैंपेन्स में रहते हुए मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके में जिस तरह का मूड है और बिहार में जिस तरह का मूड है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम मूड है उसमें। लेकिन आंकड़ों में हमें बहुत ज़्यादा फर्क दिख गया इस बार की रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें बिहार में और उत्तर प्रदेश में फ़र्क दिख गया। तो उसका होने का सबसे बड़ा कारण जो है, जो पार्टियां थी, मुझे लगता है उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब ऐसा माहौल था, ऐसी चर्चा थी, आम लोग इस तरह से बात कर रहे थे, तो आप उसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये कन्वर्जन का फेलियर है। इससे मैं इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा हूं कि लोगों के बीच मैंडेट उस मुद्दे को लेकर इसमें कोई परिवर्तन था उत्तर प्रदेश या बिहार में। मतलब कुल मिला के ये नौकरी रोजगार का मुद्दा उसने अपनी एक प्रेजेंस जो है इस चुनाव में दिखाई है। उसका आप कोई मतलब कोई नेशनल पिक्चर नहीं मानी जा सकती कि इसी मुद्दे पर चुनाव हो गया क्योंकि बीजेपी अल्टीमेटली बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई। तो जो अगले 5 साल होंगे तो ये नौकरी रोजगार वाला जो मुद्दा है उसकी क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार कम से कम अग्निवीर योजना पर भी कोई बैकफुट पर जाने की तैयारी में तो नहीं है। कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस इशू का और ये जो समस्या है उसका भविष्य क्या दिख रहा है? मैं इसके भविष्य के मामले में थोड़ा सकारात्मक हुआ हूँ इस परिणाम के बाद। मुझे लगता है देखिए कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जो है ये रूलिंग पार्टी में तो होगी ज़रूर कि उनकी जो स्थिति बनी, भले उन्होंने सरकार बना लिया लेकिन अब 2 बैसाखी पे वो सरकार चल रही है। नीतीश जी और नायडू जी की बैसाखी पे वो सरकार चल रही है। ये रियलाइजेशन स्पष्ट रूप से है कि उनको उस तरह का मैंडेट नहीं मिला जैसा वो चाहते थे, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस मामले में उनको ये आभास तो होगा ही कि रोज़गार नौकरी के मुद्दे पर उनको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। खास तौर पे पिछले 15 दिन में जो कुछ हुआ है इस देश में एनटीए को लेकर ही, एनटीए तो सिर्फ एक एजेंसी है, सिर्फ एनटीए को लेकर जो माहौल बना है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर इस पर गंभीरता से कुछ करते हुए सरकार नहीं दिखी तो ये एक मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकता है राजनीतिक रूप से मोदी जी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के मामले में। सर मेरा जो सवाल है वो प्रोटेस्ट करने सवाल पूछने वालों से जुड़ा हुआ है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो लोग सत्ता से सवाल पूछते हैं वो एक अच्छा खासा अपना राजनीतिक करियर सेट कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कन्हैया कुमार, अगर मैं उमर खालिद का जिक्र करूँ तो उसी समय कन्हैया कुमार बहुत सारे प्रश्नों के घेरे में थे, उसी समय उमर खालिद साहब। आज खालिद साहब कहाँ हैं और कन्हैया कुमार कहाँ हैं? तो क्या हम ये भी माने कि जो एक्टिविज़म होता है या जो एक्टिविस्टों की जो साइड लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी माने कि वो लोग एक समय के बाद जो जिसका नाम हो जाता है वो उसी के पीछे लग जाते हैं। उमर खालिद आज कहाँ हैं? कन्हैया कुमार कहाँ हैं? कन्हैया कुमार बहुत अच्छा राजनीतिक करियर अपना सेट कर चुके हैं या कह ले कि हो सकता है ऐसा। तो क्या आप मानते हैं कि जो लोग एक्टिविस्ट होते हैं उनके बीच में भी समाज का जो एक घेरा है वो देखता है कि ये किस जाति के हैं, ये किस धर्म के हैं, इनके अगर हम पक्ष में उतरेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसके पक्ष में उतरेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। फिर इसके बीच में हम पार्टियों का भी देख लें कि कौन किसका सपोर्ट करेगा। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जाति, धर्म, आइडेंटिटीज़, ये सारे फैक्टर्स तो प्ले करते ही है ना। किसी भी चीज़ को हम लोग हमारे देश में कम से कम इससे डिस्कनेक्ट करके तो नहीं देख सकते। उमर खालिद कहाँ है? उमर खालिद तिहाड़ जेल में है, हम सब जानते हैं। मेरा मानना है कि अन्याय हो रहा है उनके साथ और उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो मुसलमान है इसलिए अन्याय हो रहा है, मेरा ये भी मानना है। कन्हैया कुमार कहाँ है? तो वो सेट हो गए, ये हो गए, मैं इस ढंग से नहीं देखता हूँ। कई लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि नहीं वो जितना डिज़र्व करते हैं उतना अभी भी नहीं मिला है, तो ये अलग अलग राय है, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक जो सोच बनती है कई लोगों में कि जो मूवमेंट में है, एक्टिविज़म में है, वो पॉलिटिक्स में सेट वाली भाषा में जो एक इम्प्लिसिट भावना है, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ। आप ये समझिए कि
अगर हमारे देश के पॉलिटिकल लीडरशिप में वो लोग नहीं आएंगे जो मूवमेंट से आ रहे हैं, एक्टिविज्म से आ रहे हैं, तो कौन लोग आएंगे? कोई ना कोई तो आएगा ना, उस स्पेस को कोई ना कोई तो भरेगा। आप यूनिवर्सिटीज़ में राजनीति होने नहीं देंगे। छात्र राजनीति एक पूल हुआ करता था जिससे एक समय में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को ऊर्जा मिलती थी, लीडरशिप मिलती थी। हमारे देश में एक पैटर्न हो चुका है और एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो कि राजनीति करने जा रहे हो। बिल्कुल इसको दो फाड़ करके देखता है कि राजनीति अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है, शिक्षा अलग चीज़ है। मेरा ये नहीं मानना है। मेरा मानना है कि शिक्षा पूरी ही नहीं होती है जब तक आप में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ है। बिना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन तो हिटलर के कई इंजीनियर्स के पास भी था। वो एजुकेशन तो कई ऑथोरिटेरियंस के पास, कई डिक्टेटर्स के, कई काबिल लोगों के पास भी वो था। तो जब तक सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास नहीं होता तब तक सही मायने में कोई शिक्षित नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि कैंपसेस में पॉलिटिक्स होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि एक्टिविज्म होना चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से ना हों, आप मुसलमान ना हों, आप जो है जो समाज में कही जाती कि छोटी जाति, आप उनसे ना हों? मैं आता हूँ उस पर भी। एक पहले मैं इस वाले एस्पेक्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ कि देखिए, ये तो अब यूनिवर्सिटीज़ से आप ऊर्जा लेंगे नहीं, मेन स्ट्रीम राजनीति में लोग आएंगे नहीं, मूवमेंट से आएंगे नहीं, एक्टिविज्म से आएंगे नहीं, तो कहाँ से आएंगे? कोई कॉरपोरेट देगा क्या? देश की राजनीति में कौन आए लीडरशिप देने के लिए? आंदोलन से अगर नेता नहीं निकलेंगे, देखिए इस बात को लेकर बहुत लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। हमारे आंदोलन में कई लोग पूछते हैं कि अरे आंदोलन से क्या होता है, कोई नेता बन जाता है। हाँ भाई, बनना चाहिए नेता। आंदोलन से नेता नहीं बनेगा तो कहाँ से नेता बनेगा कोई? इस देश को नेतृत्व कहाँ से मिले? अगर आंदोलन से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसको वो तो फिर किसी परिवार से आ रहा है, कोई सिल्वर स्पून लेकर आ रहा है, कोई किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, सिर्फ इस कारण से वो पॉलिटिक्स में है, या फिर कोई किसी के पीछे बड़े बड़े पूंजीपति है जिसका पूरा धन लगा हुआ है, इसलिए वो नेता है। आंदोलन से ही आना चाहिए नेता। इस बात को आपके जितने दर्शक हैं उनको भी गांठ बांध लेना चाहिए कि मूवमेंट से इस देश की पॉलिटिक्स को लीडर्स मिलने चाहिए। जिस दिन मूवमेंट से लीडर्स मिलने बंद हो जाएंगे, उस दिन इस देश का, समाज का, राजनीति का नुकसान होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, ये एक अलग फिर एक सोशल एस्पेक्ट है जो हमारे देश में जातिगत भेदभाव है या धर्म के नाम पे भेदभाव है, उसके साथ हम सब जी रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोगों को जो एक संविधान मिला, जो 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस के साथ मिला कि हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, मेरा मानना है कम से कम सोशल जस्टिस तो नहीं हो पाया है अब तक। मेरा मानना है कि वो भेदभाव कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। इकोनॉमिक जस्टिस भी नहीं हो पाया है। अंग्रेज़ों के समय जितनी गैर बराबरी थी हमारे देश में, आज उससे ज़्यादा है। इसके आंकड़े हैं। 1% लोगों के पास 40% देश की संपत्ति पर कब्जा है। इतनी मतलब खतरनाक इनइक्वालिटी। तो ना हम सोशल जस्टिस कर पाए हैं, ना हम इकोनॉमिक जस्टिस कर पाए हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, क्योंकि कई लोग सिर्फ वोट देने के अधिकार तक मान लेते हैं, तो ठीक है, वो तो हमको पहले दिन से मिला है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिला है। हमारे देश में महिलाओं को अलग से आंदोलन नहीं करना पड़ा वोट देने के लिए, कई देशों में करना पड़ा। हमारे देश में हर नागरिक को एक वोट का अधिकार मिला, लेकिन वो सोशल जस्टिस नहीं हो पाया है। वो भेदभाव आज भी है। वो भेदभाव हम जितना ज़्यादा इस देश को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा हमें पता चलता है कि उस भेदभाव को हम मिटा नहीं पाए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको दूर करने का तरीका ही यही है कि प्रोग्रेसिव सोच वाले, इंक्लूसिव सोच वाले, सही समझ वाले, देश को एक सूत्र में पिरोने की समझ रखने वाले लोग हमारे राजनीतिक नेतृत्व में आए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम इस पैमाने पे आगे नहीं जाएंगे और पिछड़ते ही चले जाएंगे। अच्छा अनुपम जी, क्योंकि आप छात्रों के मुद्दों को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं और इस बार के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने एक नारा दिया था कि 370 पार और एनडीए 400 पार, ऐसा हुआ नहीं, मामला पलट गया। आपको लगता है ये जो मामला पलटा है, इसमें कहीं ना कहीं बीते सालों में जिस तरीके से रेलवे भर्ती का मामला हो, अग्निपथ योजना का मामला हो, तो छात्रों के जो मुद्दे रहे, उन मुद्दों का एक असर रहा है इन चुनावों के नतीजे जिस तरीके से सामने आया? जी नहीं, मेरा मानना है एक असर नहीं, सबसे बड़ा असर रहा है। हम इस वक्त भी अपनी चर्चाओं में उसको पर्याप्त क्रेडिट नहीं दे रहे हैं उस मुद्दे को, क्योंकि कई लोग
लोगों ने ये मान लिया है कि नहीं, संविधान बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। ठीक बात है, एक वर्ग में बना था। मैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मैं अभी भी बिहार के एक गांव से आता हूँ, सुखपुर का रहने वाला हूँ। तो जब उस गांव से आता हूँ तो मुझे देश का मूड दिल्ली से नहीं पता चलता है, देश का मूड यूपी बिहार के गांव से पता चलता है। मेरा ये मानना है कि ठीक है, संविधान एक वर्ग में मुद्दा बना, ठीक है, आरक्षण को भी मुद्दा बना दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर कुछ हुआ है तो पिछले कुछ सालों में इन भर्तियों के नाम पे जो गड़बड़ी हुई है, रेलवे भर्ती के पूरे मामले को पंचवर्षीय योजना बना दिया गया। 2019 से पहले भर्ती निकलती है, 2024 से पहले जाके भर्ती पूरी होती है, और उस बीच कई एजिटेशंस होते हैं। अग्निपथ एक बड़ा मुद्दा था, हर राज्य में नौकरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा था। और मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो आपके कुछ दर्शकों को लग रहा हो कि क्या रोजगार मतलब सिर्फ यही, रेलवे, सेना, शिक्षक, सरकारी नौकरी? नहीं, मैं एक और चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। रोजगार मतलब सिर्फ ये नहीं है, लेकिन इन मुद्दों का प्रभाव ज़्यादा इसलिए रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से कुछ लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे देश में 92 से 93% जो जॉब मार्केट है वो असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र में, और जो बाकी बचे 7-8%, उसमें 3-4% प्राइवेट सेक्टर में और 3-4% पब्लिक सेक्टर में है। तो हम कई बार जो बात कर रहे हैं उसमें पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी नौकरी की बात ज़्यादा कर रहे हैं। दिक्कत है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको धराशायी कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और वो पॉलिसी इंड्यूस्ड था, वो अपने आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण नहीं हुआ। वो नोटबंदी जैसे फैक्टर के कारण, जीएसटी के कारण, जो लॉकडाउन लगा उसके कारण इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा उस असंगठित क्षेत्र में। लोगों के पास जब रोजगार नहीं रहे, व्यापारी वर्ग को यहाँ पर, हाँ, व्यापारी वर्ग को, मजदूर वर्ग को, श्रमिकों को, जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए भी हमारे ज़िले से जो 500-600 किलोमीटर दूर किसी शहर के लेबर चौक पे जाके खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर असर पड़ा उसको काम मिलना बंद हो गया। तो देखिए, जब हर 92-93% जॉब मार्केट पे असर पड़ा, और उसके बाद जो बाकी बचे 3-4% प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे भी नए जॉब्स नहीं थे, वहाँ ले ऑफ्स हो रहे थे, वहाँ लोगों को निकाला जा रहा था, तो वहाँ पे भी नौकरी नहीं है। दिक्कत है कि लोग जाए कहाँ? तो लोग किसी अंबानी अडानी के फर्म के बाहर में तो धरना नहीं देंगे ना। लोग मानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि रेलवे की भर्ती तो निकलनी चाहिए, शिक्षक की भर्ती तो निकलनी चाहिए, बैंकों में नौकरी तो मिलनी चाहिए। आमतौर पर लोगों का ये नहीं मानना है कि फलां कंपनी को तो इतने लोगों को नौकरी देनी चाहिए। वहाँ अकाउंटेबिलिटी का वो पैमाना नहीं है। तो वो सब लोग जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते थे, वो सब ये कुछ चुनिंदा सरकारी नौकरियों के पीछे भागने लगे। उसका असर ये हुआ कि आपने बीटेक कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, लेकिन आप रेलवे के ग्रुप डी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आप जो रेलवे के ग्रुप डी का आवेदन निकलता है तो उसमें 2,42,00,000 एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। इसी पर रिसर्च होना चाहिए कि ये तो बहुत शर्मनाक बात है। शर्मनाक है ना। तो मैं उसका एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये 2,42,00,000 जब आ गए तो आपके दर्शक इस बात को समझे कि वो 2,42,00,000 सिर्फ सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं, वो 2,42,00,000 इस देश के ओवरऑल रोजगार पे जो प्रभाव पड़ा है, जो इकोनॉमी पे जो डिस्ट्रेस है, उसका जिन पर मार पड़ा है, वो मैनिफेस्ट यहाँ से हो रहा है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये माध्यम है उनके असंतोष, आक्रोश के निकलने का माध्यम ये सरकारी नौकरी है। इसका मतलब जब हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, जब हम रेलवे भर्ती, अग्निपथ की बात, नौकरियों की बात, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तब हम असल में अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, हर सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं। तो इसको एक छोटा वर्ग की तरह हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। इसीलिए ये जो पिछले 4-5 सालों में इस पर जो एजिटेशंस हुए, गुस्सा हुआ, असंतोष हुआ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो यूथ पे पड़ा और लार्जर इम्पैक्ट यूथ की फैमिलीज़ पे भी पड़ा। और जब यूथ पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो आप समझिए हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। अंडर 35 जो है हमारी जनसंख्या का लगभग 70% है जो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है। जब उन पे सीधा असर पड़ रहा है और जब उनमें असंतोष आ जाए तो पूरा कैंपेन ही आपका फिजल आउट होने लग जाता है, दिखता ही नहीं है, माहौल ही नहीं लगता। इस बार जो चुनाव में आप देख रहे थे ना, लोग कहते थे यार चुनाव का माहौल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूथ एक्टिव नहीं है। यूथ आपके प्रति जो है, रूलिंग पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति उस भावना से नहीं था जिस भावना से वो 2014 में था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर ही यूथ वोटर्स था इस बार जो भी परिवर्तन हुआ है, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और उसका कारण सबसे बड़ा बेरोजगारी और इन नौकरियों को नहीं दे पाने की
जो सरकार की असमर्थता थी वो। अच्छा, रोजगार तो एक मुद्दा है ही, लेकिन रोजगार से जुड़ा हुआ जो सबसे पहली बात आती है वो है शिक्षा। आज तो पूरा शिक्षा तंत्र जो है वो ही चरमराता हुआ नजर आता है जब हम देखते हैं कि नीट जैसे एग्जाम की परीक्षा का परिणाम जो है वो आप सवालों के घेरे में है। 67 स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप कर जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है कि सीबीआई को इसकी हमने जांच सौंपी है, उससे पहले पेपर लीक का मामला आ जाता है। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की मैं बात करूं, जब बच्चों को अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है, उससे पहले जो जी का एग्ज़ाम देना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, जो ये प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्स हैं, ये पेपर लीक हो जाते हैं और रिजल्ट तक में आप देखिए कि धांधली के बड़े बड़े दावे लग रहे हैं। और खुद सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ गड़बड़ है, हम अब जांच कराएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप ये देखिए ना कि रोजगार तो बाद में आएगा, पहले तो शिक्षा को ठीक करने की जरूरत है। तो पूरी तरह से आपकी बात सी। और देखिए, आपने नीट का जिक्र किया, तो आपके सवाल के बहाने, क्योंकि अभी तक नीट पे पर्याप्त बात नहीं हुई थी, तो मैं नीट पे कुछ बात आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखिए, नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, ये बात सबसे पहले 6 मई को ही सार्वजनिक हो गई थी। 6 मई को बिहार में बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसने एफआईआर दर्ज कर लिया था और पेपर लीक के ही इर्द गिर्द पूरा एफआईआर था। आइडियली अगर सरकार को चिंता होती नौजवानों के भविष्य की, तो उसी वक्त सरकार जांच शुरू कर देती। अगर आपकी किसी स्टेट एजेंसी की पुलिस कह रही है बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से कि पेपर लीक हुआ है, तो उसी वक्त एनटीए के कान खड़े हो जाने चाहिए थे, उसी वक्त सरकार को एक्टिव हो जाना चाहिए था। सरकार ने एक्टिव तो हुई सरकार, लेकिन सरकार ने एक्टिव होकर क्या किया? 14 जून को जो रिजल्ट आने वाला था उसको 4 जून को घोषित कर दिया। आप समझ रहे हैं एक्टिविटी का क्या असर हुआ? उल्टे ढंग से एक्टिव हुई, एज इफ कि सरकार उनके बचाव में है जिन्होंने पेपर लीक किया है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? मई के महीने में शोर हो चुका है कि नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार को इस पे एक्टिव होकर जांच करनी चाहिए थी। सरकार ने क्या किया कि 14 जून जो निर्धारित तारीख थी परिणाम के लिए, उसको 4 जून को कर दिया। 4 जून को क्या हो रहा था? लोकसभा चुनावों के नतीजे के दिन, लोकसभा चुनाव का परिणाम। किसी के पास कोई समय और कोई मेंटल स्पेस नहीं था किसी और न्यूज को कंज्यूम करने का। उस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम की आड़ में नीट के परिणाम की घोषणा हुई। आप ये मान रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है? कोई, आप समझिए ना, मैं तो एक लॉजिकल ढंग से आपसे बात रख रहा हूं आपके समक्ष ना। ये आप उस एफआईआर को पढ़िए, जो मैं आप सबसे, आपके दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उस एफआईआर को पढ़िए जो बिहार पुलिस की ईओयू ने लिखा है। हो ही नहीं सकता, मतलब ये एक कोइंसिडेंस नहीं चांस है। ही नहीं है कोइंसिडेंस का। नीट के मामले में सरकार उस माफिया को बचा रही है जिसने पेपर लीक किया है। अभी तक जिसको यह बात नहीं समझ में आया है, वो, उसका मन स्वतंत्र नहीं है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी कुछ खराब कर सकते हैं। दिक्कत एक ये भी है ना, ये सरकार में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। इस सरकार ने अब तक उस माफिया को डिफेंड करने की कोशिश की है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, उस माफिया को डिफेंड करने की कोशिश की है जिसने नीट का पेपर लीक करवाया। और मुझे अभी भी ये चिंता है कि ये जो ईओयू जांच कर रही थी, ये शायद इसकी जांच में पता चल जाता सरगना कौन है, सीबीआई की जांच में हो सकता है पता नहीं चलेगा। इस जांच के जरिए अंत में क्या होगा कि कुछ लोग तो पकड़ में आएंगे। किस तरह के लोग पकड़ में आएंगे? किसके हॉस्टल में छात्र रुके उसको पकड़ लिया, किस छात्र ने पेपर खरीदा उसको पकड़ लिया, किसने उनको खाना खिलाया उसको पकड़ लिया, कौन ड्राइव करके परीक्षा सेंटर तक ले गया था उसको पकड़ लिया। ऐसे 17 लोगों को पकड़ लेंगे, कहेंगे कि देखो हमने कमाल कर दिया। इससे जांच, ये मजाक है, ये लीपापोती है। लेकिन पेपर कहां से आया उसको नहीं वही पकड़ेंगे। मैं बात कह रहा हूं कि जो सही में जो सरगना है, और जो सही में जो सरगना है, वो किसी भी पेपर लीक के मामले में वो वही होता है जिसके ऊपर सत्ता में बैठे राजनीतिक लोगों का आशीर्वाद होता है। इसके बिना पेपर लीक हो ही नहीं सकता। मैं पिछले कई सालों से ये बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, कई बार मैंने ये कहा है कि इस देश में दंगे और पेपर लीक स्पोरेडिक इंसिडेंट नहीं है, वो करवाए जाते हैं, सुनियोजित ढंग से करवाए जाते हैं, और जो राजनीतिक सत्ता में जो लोग होते हैं उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक खुद ब खुद कोई छिटपुट घटना नहीं है कि किसी ने कर दिया, चीटिंग छिटपुट घटना है। आप समझिए, आपको ध्यान होगा आज से
पिछले सरकारों में भी गड़बड़ियां होती थी ना। किस तरह की गड़बड़ी होती थी? किसी सॉल्वर को बैठा दिया जाता था किसी एप्लीकेंट की बजाय, थोड़ा उसके फोटो को ब्लर करके, थोड़ा किसी ऐसे आदमी को बैठा के सॉल्वर को कुछ पैसा दे दिया, उसके बदले में कोई जो है, जिसको स्कॉलर कहा जाता था क्योंकि वो किसी दूसरे के बदले में बैठा है, वो स्कॉलर किसी को पास करा देता था। या फिर चीटिंग के कुछ तरीके अपना लिए जाते थे, किसी सेंटर को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वहाँ से एमी डेस्क, एनी एडमिन टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं स्क्रीन शेयरिंग के, उसके जरिए कुछ चीटिंग हो जाती थी। चीटिंग हुआ करते थे हमारे देश में, पेपर लीक नहीं होता था हमारे देश में बहुत ज़्यादा। पेपर लीक पहली बार बवाल हो गया था जब कैट का पेपर लीक हुआ था, जब वो रंजीत, जो भी डॉन की उपाधि जिनको मिल गई, उन्होंने पेपर लीक किया था। इतने पेपर लीक, हर सप्ताह पेपर लीक हो जा रहा है भाई इस समय। सालों साल तक पेपर लीक नहीं होता था हमारे देश में, चीटिंग हुआ करता था, पेपर लीक नहीं होता था। पेपर लीक मोदी जी की देन है, इस ढंग से पेपर लीक होना इसी कार्यकाल में होना शुरू हुआ है। तो नीट का जो पूरा मामला है, आप देखिए नीट की परीक्षा में आमतौर पे 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 लोग टॉप करते थे। एक पैटर्न रहा है नीट की परीक्षा में, 67 स्टूडेंट्स का टॉप कर जाना, 720 आउट ऑफ 720। पहली बात ये। दूसरी बात, टेक्निकली इम्पॉसिबल स्कोर आ जाना, मतलब आप सही जवाब दे रहे हैं तो +4 होगा, अगर आप गलत कर दे रहे हैं तो -1 होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिले हैं 720 आउट ऑफ 720, तो आपको 716 इज द सेकंड बेस्ट स्कोर। 718 किसी को कैसे मिल गया, 719 किसी को कैसे मिल गया? और जब पूछा जाए ये सवाल तो एक आफ्टर थॉट की तरह आप कैसे जवाब दे सकते हैं कि हमने कुछ ग्रेस मार्क्स दिया? मैं उसी पर आ रही थी। आपको लगता है ये जो ग्रेस मार्क्स का बताया गया कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो कहते हैं कि ग्रेस मार्क्स विड्रॉ कर रहे हैं, आपको लगता है ये चोरी पकड़े जाने जैसा है? जाने जैसा है। मतलब ये तो बच्चे जैसा बहाना बनाते थे ना कि होमवर्क किया कि नहीं, हाँ किया है होमवर्क, दिखाओ तो कॉपी घर पे छूट गया, उस टाइप का बहाना है ये। मतलब 718 नंबर कैसे आ गए? इसका दूसरा, धरती पे कोई दूसरा जवाब ही नहीं हो सकता था एनटीए के पास। ग्रेस मार्क्स दे दिया हमने। भाई 4वीं 5वीं की परीक्षा है, जो मैम को अच्छा लगा हैंडराइटिंग, उन्होंने 2 मार्क्स ज़्यादा दे दिए। ऐसे एनटीए काम करेगा? ग्रेस मार्क्स क्यों दे दिए आपने? कहाँ था ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन? और ग्रेस मार्क्स दे दिया और उसके बाद जब कोर्ट में पूछा गया तो फिर आप पीछे भी हट गए। तो ये तो देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई कहे कि नहीं गड़बड़ी नहीं है, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? इस पे इतने लेयर्स हैं गड़बड़ी के, इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि ये परीक्षा को तुरंत रद्द कर देना चाहिए था। अभी भी आपको लगता है अब रद्द कर देना चाहिए, दोबारा से नए सिरे से? मुझे लगता है इनको परीक्षा रद्द करना ही पड़ेगा। ये आज करे या कल करे, परीक्षा तो रद्द इनको करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स का क्या? 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं और बैठे थे इस बार। मतलब आप वो इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट को नीट के पेपर में बैठना है या किसी भी एग्ज़ाम में बैठना है, एक प्रॉपर तैयारी, और वो तैयारी कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती नीट के एग्ज़ाम में। तो मतलब सालों साल जो स्टूडेंट है वो 11th 12th से ही अपनी तैयारी नीट के लिए करनी स्टार्ट कर देता है। उसके पेरेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना हो, चाहे खुद 10 कमियां झेल लेंगे, लेकिन बच्चे को अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजेंगे, उसके अलग अलग ट्यूशन्स लगाएंगे, उसके रात को जागने से लेकर सुबह तक पढ़ने तक तमाम जो चीज़ें हैं वो उसको अवेलेबल कराते हैं, और वो तैयारी करने के बाद बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है, फिर पता चलता है पेपर लीक। नहीं देखिए ना, ये मतलब इसके लिए कोई भी एडजेक्टिव जो है ना, कोई भी एडजेक्टिव जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये कितना जघन्य अपराध है। ये सिर्फ युवाओं के साथ भद्दा मजाक नहीं हो रहा है, ये हमारे बेहतर देश की संभावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम एक सुंदर देश बना सके आने वाले समय में, सिर्फ परीक्षा का मामला थोड़े ना है। आप डॉक्टर्स बना रहे हैं भाई, आप सोचिए तो। आप शिक्षक भर्ती का पेपर लीक कर रहे हैं, आप टीचर्स बना रहे हैं। आप पुलिस भर्ती में पेपर लीक कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इसका प्रभाव सिर्फ परीक्षाओं पे, सिर्फ युवाओं पे नहीं हो रहा है, आपके तंत्र के हर एस्पेक्ट पे हो रहा है। ये देश कैसे चलेगा उस पर इसका असर पड़ रहा है। तो जो लोग इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार परोक्ष रूप से ही सही, सीधा न भी दे रही हो, लेकिन परोक्ष रूप से अपनी मजबूरियों के कारण, अपनी राजनीति के कारण इस जघन्य अपराध को बढ़ावा दे रही है। और ये बढ़ावा जो है, ये देश के साथ सबसे बड़ा पाप है। आपको क्या लगता है एनटीए ने जिस तरीके से नतीजे 14 की जगह 4 जून को घोषित कर दिए, या फिर तमाम जो अनियमितताएं, एनोमलीज जो देखने को मिली, इतना हल्के में कैसे ले लिया मीडिया को भी कि किसी की नज़र नहीं जाएगी इस पर, स्टूडेंट्स को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया,
क्या आपको लगता है, क्या अंडरमाइन कर दिया पूरे सिस्टम को यहाँ पर कहीं ना कहीं एनटीए ने? लगा कि बच जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी अनोमली, इतनी बड़ी संस्था है, आप खुद कह रहे हैं कि एनटीए ऐसे ही नहीं बना था, एनटीए सोच समझ कर बनाया गया था, इतना बड़ा एग्जाम कराता है, जेई नीट की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, कैसे कैसे ये अंडरमाइन कर दिया कि नहीं, तो सबकी सबसे नजर से पहले बच हम जाएंगे? लोगों को ये करेक्ट कर लेना चाहिए कि एनटीए ने ऐसा कर दिया। यहाँ पे पार्टी सरकार है। देखिए, इसको जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक हम शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, तब तक हम गलत जगह, वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड सॉल्यूशन। एनटीए इसमें कोई न्यूट्रल पार्टी नहीं है, आरोप के घेरे में है पूरी तरह से, एनटीए भी, शिक्षा मंत्रालय भी। तो अगर किसी को न्यूट्रल पार्टी मानना भी है अगर, तो एट बेस्ट सरकार को मानिए। तो ये कहिए कि सरकार ने ऐसा सोच लिया या सरकार ने सोच लिया कि अंडरमाइन कर दिया जाएगा। एनटीए ने थोड़ा ना, अब 14 जून के परिणाम को 4 जून को घोषित कर देंगे। वो आपको क्या लगता है कि एनटीए के देखने के लिए तो एनटीए अनाउंस कर रही है, एनटीए घोषणा कर रही है, उसके पीछे सरकार है, वो बात सही है। वो कोविड का वैक्सीन कोई मेडिकल स्टाफ दे रहा था, फोटो तो मोदी जी का आ रहा था ना, मोदी जी थोड़े ना दे रहे थे, सबको सुई लगा रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे। वो तो प्रेस सामने तो एनटीए ही दिखेगी, क्योंकि उस एजेंसी को बनाया गया उस काम के लिए। लेकिन रियल डिसीजन मेकर्स कौन है? इतना बवाल होने के बाद किसका छीछा लेदर हो रहा है? सरकार का हो रहा है। सरकार को पता है, सरकार को निर्णय लेना है। 14 जून का परिणाम, जो 14 जून को रिजल्ट आना था, वो 4 जून को आ जाए, ये आपको क्या लगता है कि शिक्षा मंत्रालय की मर्जी के बिना हो जाएगा? इतना बड़ा डिसीजन एनटीए का अधिकारी ये ले लेगा? ये डिसीजन कभी नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे सवाल के घेरे में सरकार है। अगर हमको समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है तो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, और जिनके ऊपर आरोप है वही कमेटी बना के अपनी जांच करने लग जाए। इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। ये किसी भी नेचुरल लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आरोप अनुपम पे लगे तो फिर अनुपम कहे कि ठीक है, रुक जाओ, तो सब लोग शांति से बैठो, मैं 4 लोगों की कमेटी बनाता हूँ और फिर ये कमेटी जांच करेगी और मैं बनाऊंगा वो कमेटी। तो वो क्या बताएगी वो कमेटी जो मैं बनाऊंगा? तो कमेटी एनटीए ही कमेटी बना ले, शिक्षा मंत्रालय ही कमेटी बना ले, और उसके बाद वो कमेटी बताएगी कि शिक्षा मंत्रालय में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था, ये निर्णय गलत लिया गया था। कैसे बताएगी? यहाँ पे जस्टिस तभी हो सकता है जब मामला, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जा चुका है। अगर सरकार गंभीर है इस बात को लेकर, देश के साथ, देश के युवाओं के साथ न्याय करने को लेकर गंभीर है, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि मामला कोर्ट में है ही, आप लोग इस पे अपनी निगरानी में जांच करवा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो जाए, टाइम बाउंड ढंग से जांच हो जाए, तब जाकर कुछ इसमें से सॉलिड निकलेगा, तब जाकर रियल कल्प्रिट्स का पता चल सकता है। वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस मामले में भी चाहे कितना भी शोर हो जाए, जो असल सरगना है, असल माफिया है, वो पकड़ में आएंगे। अच्छा, शिक्षा मंत्री ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल में की थी, उसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक इज द इंस्टीट्यूशनल फेलियर ऑफ एनटीए। आपको लगता है कि हर जगह जैसे एनटीए के ऊपर ही कमेटी गठित कर दी, सारा फोकस जो है वो एनटीए पे लगा दिया कि जो परीक्षा करा रही एजेंसी थी, देखिए हमने उस पर एक्शन ले लिया है, लेकिन खुद ओन अप नहीं किया है कहीं ना कहीं अभी भी? एसएससी का हो गया था, मान लीजिए, पेपर लीक, तो उसमें एनटीए ने क्या किया था? हमारे देश में इतने पेपर लीक की घटनाएं हुई, सारी परीक्षाएं एनटीए करवा रही थी क्या? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। हर संस्थान क्यों फेल हो रहे हैं? हर जगह खराब अधिकारी आ गए क्या? राज्यों के भी फेल हो जा रहे हैं, राज्य सरकारों के भी, केंद्र के भी फेल हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम किसी ऊपर कहीं पे है। प्रॉब्लम इतना डिसेंट्रलाइज नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में या आईबीपीएस में या पुलिस की भर्ती, शिक्षक की भर्ती करने वालों में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिनको पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, जिनको पॉलिटिकल विल दिखाकर अंजाम तक ले जाना है, वहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कोई पार्टी ये आरोप लगाए कि सरकार ये पेपर लीक करवा रही है, तो बात समझ में आती है। लेकिन ये कैसे लॉजिकल है कि एक ऐसी सरकार जिसको पूरा देश चलाना है, वो किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को ये कहे कि इतने बच्चों को टॉप करा दो, इसके पेपर लीक करा दो? क्या ये लॉजिकल है? क्या मतलब लगता है कि ऐसा कोई सरकार कर सकती है? ये देखिए, मैं इसको बिल्कुल इस तरह से नहीं मानता हूँ कि कोई ये जो चीज़ें हुआ वो नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि एनटीए का इसमें दोष नहीं है, सरकार दोषी है। मैं ये कह रहा हूँ कि रियल अकाउंटेबिलिटी जो है, जैसे कि किसी भी समस्या में द बक हैज़ टू स्टॉप समवेयर, कई बार हम लोग कहते हैं ना, इस मामले में बक स्टॉप्स विथ पॉलिटिकल लीडरशिप।
एनटीए पे जाके मामला खत्म नहीं हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनटीए दोषी नहीं, एनटीए है दोषी, एनटीए को जो काम करना था वो एनटीए नहीं कर पाई, लेकिन जब उसके जड़ में हम जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका फेलियर है, एनटीए का काम ना कर पाना भी। मैं एनटीए को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ इस मामले में। अनुपम जी, बहुत अच्छा लगा आप आए मंच पर और बहुत गंभीर विषय पर भी हमने बात की। आपके बारे में भी जानने की जिज्ञासा जो लोग आपको देख रहे हैं उनमें थी, और नीट जैसा विवाद जो देश भर में आप जानते हैं कि ना सिर्फ बात हो रही है, ना सिर्फ प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ भी हम आगे इस चर्चा में कम से कम बढ़ते हुए नजर आए। सरकार इस पर और क्या करेगी, क्या एनटीए पर बात खत्म हो जाएगी या नहीं, ये देखेंगे। आपको मंच पर अपना अनुभव कैसा लगा वो सबसे बताइए। पहले तो आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, ये मौका देने के लिए और ये मंच देने के लिए। और ये विशेष तौर पे ज़्यादा धन्यवाद क्योंकि हमने जिन मुद्दों पे बात की वो मुद्दा मुझे लगता है बहुत गंभीर है। मुझे अभी भी लगता है कि जितना ये गंभीर है और देश के जितने बड़े वर्ग के लिए ये मुद्दा है, सीधे तौर पे प्रभावित करता है, उस मायने में अपर्याप्त चर्चा अभी भी देश में हो रही है। तो आप लोग लगातार रोज़गार के विषय पे, नौकरी के विषय पे लगातार गंभीरता से रिपोर्टिंग करते आए हैं, लगातार उस पर खबरें दिखाते आए हैं, उस पर चर्चा करते आए हैं। तो पहले तो आपकी पूरी तक की जो टीम है उन सबको बधाई हो, उन सबको धन्यवाद हो, ये काम जो आप लोग कर रहे हैं। और आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने माध्यम से उन कुछ बातों तक, आप लोगों तक, आपके दर्शकों तक पहुंचा सकूं। बस एक आखिरी बात यह कि इन सभी बातों से अगर हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि अगर हमें अपना एक बेहतर देश बनाना है, बेहतर समाज बनाना है, तो उसके लिए सवाल पूछना सरकारों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, पार्टियों से, नेताओं से, वो कितना महत्वपूर्ण है। पार्टी के लोग पार्टीशन हो जाए वो तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, पार्टी के हैं तो पार्टीशन होंगे ही, लेकिन नागरिकों का, मीडिया का पार्टीशन हो जाना इस देश के लिए बहुत खतरनाक होता है। हमें अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विचारों पे हम अलग अलग पार्टियों के नेताओं के प्रशंसक हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, लेकिन एक जो स्वीपिंग ढंग से कई बार हम लोग खुद प्रवक्ता बन जाते हैं, तो जिसको वोट दिया उसके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। ये गलत है। जिसको वोट दिया उसकी तो ज़्यादा जवाबदेही तय करनी है। जिसको वोट नहीं दिया उससे 4 सवाल पूछिए, जिसको वोट दिया उससे 10 पूछिए, क्योंकि भाई तुमको तो वोट दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको वोट दिया हम उसके डिफेंडर बन जाएं, उसके बचाव में खड़े रहें हर वक्त। अगर ये सब करने लग जाएं हम लोग, तो हम सब, हमारे देश में बहुत संभावना है, देश के युवाओं में बहुत संभावना है, बहुत बहुत आगे जाएंगे, सही मायने में विश्व गुरु बन जाएंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।